Hello class 10. Today we will be studying your ninth chapter that is called as heredity and evolution. सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे कि हेरिडिटी का डेफिनेशन क्या है और एवोल्यूशन का डेफिनेशन क्या है। अगर आप ये समझ लेंगे तो बेसिकली पूरे चैप्टर का एक सिनॉप्सिस आपको समझ में आ जाएगा। इट इज़ अ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम ये समझने की कोशिश करें तो ये होगा कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी बातें जो आपके अंदर हैं, अगर आपके पेरेंट्स से आ रही है तो वो हम हेरिडिटी बोलेंगे। ऑलराइट, कैरेक्टर्स को हम इस चैप्टर में ट्रेट्स भी बोलते हैं, TRAITS, ट्रेट्स भी बोलते हैं, फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन और ऑफस्प्रिंग। ऑलराइट, ट्रेट्स का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, हाइट, हेयर, शेप ऑफ ईयर, नोज, चिन। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें ट्रेट्स के अंदर आती हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है। दूसरा इसमें पार्ट जो यूज़ हुआ है एवोल्यूशन का, हालांकि एवोल्यूशन का जो पार्ट है वो आपके चैप्टर से अलग कर दिया गया है इस ईयर के लिए, फिर भी एक डेफिनेशन के थ्रू हम उसको देख लेंगे। चेंज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पीशीज ओवर सेवरल जनरेशन। बहुत सारे जनरेशन के बाद किसी एक स्पेशीज़ के अंदर अगर कुछ चेंजेस नज़र आते हैं उसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। हम इसके जो ये डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं कि ग्रेजुअल चेंजेस हुए हैं। ठीक है, एवोल्यूशन में ये जो ग्रेजुअल चेंजेस का दिखाई दे रहा है उसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड्स का टाइम के साथ में डेवलपमेंट होना और बहुत ही छोटे माइन्यूट चेंजेस होना उसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। ऑलराइट, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देती हूँ। वेरिएशंस एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है द डिफरेंसेस इन कैरेक्टर अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज इज कॉल्ड वेरिएशन। इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी एक स्पीशीज़ के अंदर किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के अंदर चेंज आ जाना। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में लिया था ह्यूमंस के अंदर जो चेंजेस आते हैं, तो उसी के तरह वेरिएशंस का मतलब होता है कि कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर डिफरेंसेस आते हैं, पहले जनरेशन से दूसरी जनरेशन अगर एडवांस है, बेटर है फिज़िकली, मेंटली और इंटेलिजेंस अगर ज़्यादा है तो उसे हम वेरिएशन बोलते हैं। दूसरा होता है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जुड़ जाना, किसी भी चीज़ का सम प्रोडक्ट हो जाना। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बहुत सारे वेरिएशंस हो रहे हैं एक स्पीशीज़ में, तो उन सारे चेंजेस को मिला के एक जो पर्टिकुलर नया या हाइब्रिड स्पीशीज़ बनता है उसे हम एक्यूमुलेशन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जिराफ का एग्ज़ाम्पल है कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो उनकी नेक है वो छोटी है क्योंकि वो ज़मीन से घास खाता था। ऑलराइट, सेकेंड जनरेशन जो रहती है वो उसकी गर्दन थोड़ी और लंबी है। थर्ड जो जनरेशन है अभी जो जिराफ की है वो बहुत लंबी है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज द एक्यूमुलेटेड वेरिएशन। किसी भी वेरिएशन का एक से या दूसरे थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन में जुड़ते जाना, एक्यूमुलेट होते जाना, उस तरह के वेरिएशन को हम एक्यूमुलेटेड वेरिएशन होते हैं। सबसे पहले मेंडल थ्योरी हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। उसको पढ़ने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको हमको आइडेंटिफाई करना है। क्रोमोसोम्स हमने पहले भी पढ़ा है, अभी फिर से पढ़ लेते हैं। वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स होता है और उस बीच में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच में होता है न्यूक्लियोलस। ऑलराइट, और ये न्यूक्लियोलस है यहाँ पे। इस न्यूक्लियोलस के अंदर होते हैं DNA, RNA, जो जेनेटिक मटेरियल्स, जो जीन्स होते हैं। ऑलराइट, अब ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, किस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, फॉर्म्ड ऑफ DNA विच कैरीज द जीन। ठीक है, इसी न्यूक्लियस के अंदर मिलियंस ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स में। और यही जो DNA है जो प्रॉपरली पैकेज होते हैं उसे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, DNA ऐसे ही फ्लोट नहीं करते हैं न्यूक्लियस में, लेकिन जब वो प्रॉपरली पैकेज्ड हो जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू बाउंड हो जाते हैं, तब हम उसको क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, फिर से डेफिनेशन आप देख लो। दिस इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन अ न्यूक्लियस ऑफ अ सेल फॉर्म्ड ऑफ DNA विच कैरीज द जीन। क्रोमोसोम्स के अंदर DNA इस तरह से प्रेजेंट रहता है। DNA के अंदर क्या होता है, जीन होते हैं। तो जीन्स को हम समझते हैं वो क्या है,
अ जीन इज़ अ यूनिट ऑफ डीएनए। अब आपने एक ऐसा देखा होगा, इस तरह का ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है और डीएनए के बीच में यहाँ पर स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं जीन। एक पार्ट को डीएनए को उसे हम जीन बोलते हैं, ठीक है, और ये जीन डीएनए के अंदर होता है और डीएनए क्रोमोसोम्स के अंदर होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो हायरार्की है वो आपको समझना ज़रूरी है। और जो क्रोमोसोम्स होता है वो न्यूक्लियोलस के अंदर होता है, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियस आपका सेल के अंदर होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज जीन? इस करता क्या है? इट गवर्न्स द सिंथेसिस ऑफ वन प्रोटीन दैट कंट्रोल द स्पेसिफिक ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो एक जीन है एक पर्टिकुलर एक टाइप के काम को करता है। एक जीन एक पर्टिकुलर प्रोटीन को अपने साथ में कॉपी करके सिंथेसिस करके दूसरी जनरेशन में पहुंचा देता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स जीन्स इस तरह से हायरार्की में पाया जाता है। नेक्स्ट है जो उसका टर्म है डोमिनेंट ट्रेट्स और दूसरी आती है रिसेसिव ट्रेट्स, ठीक है। ट्रेट का मतलब होता है कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कोई भी एक गुण, ठीक है, कोई भी एक प्रॉपर्टी जिससे किसी भी एक जनरेशन की। दो तरह के ट्रेट्स होते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब होता है ऐसा ट्रेट जो अगली जनरेशन में शो होता है, ठीक है। एक बच्चे जब दुनिया में आते हैं तो पिता का सेक्स सेल और माता का सेक्स सेल मिल के एक ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, ठीक है। मान लीजिए डैड की आंखों का कलर है ब्राउन और मॉम की आंखों का कलर है ब्लू, और जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो चाइल्ड होगा, उसका आइज कलर क्या हुआ? ब्राउन हुआ, ठीक है। तो ब्राउन जो इन दोनों में से किसकी ट्रेट बच्चे में दिखाई दे रही है? तो ऑफकोर्स डैड की ट्रेट इस बच्चे के अंदर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मॉम और डैड में से कौन सा डोमिनेंट होगा? द ट्रेट ऑफ द डैड इज़ मोर डोमिनेंट। क्यों? क्योंकि उन्हीं का ट्रेट जो आँखों की कलर है वो चाइल्ड में दिखाई दे रही है, और जो नहीं दिखाई देती उसे हम रिसेसिव बोलते हैं, ठीक है। डोमिनेंट ट्रेट्स जो एक ऑफस्प्रिंग या नेक्स्ट जनरेशन के अंदर दिखाई देती है उसे हम डोमिनेंट बोलते हैं। बिल्कुल उसी का ऑपोजिट रिसेसिव ट्रेट होता है, ठीक है। रिसेसिव ट्रेट में इट कैन बी कैरिड इन अ पर्सन्स जीन्स विदाउट appearing in that person. For example, a dark haired person may have one gene for dark hair which is dominant trait and one gene for light hair which is recessive, ठीक है। तो यहाँ पे रिसेसिव में क्या हो रहा है कि अगर मान लो किसी का हेयर डार्क है और माँ का लाइट है, तो उसमें अगर डार्क आ रहा है तो फिर भी लाइट के जीन्स आ जाते हैं, ठीक है। फिनोटाइप का यहाँ पर मतलब है फिजिकली जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, और जीनोटाइप का मतलब होता है उसकी सेक्स सेल से, ठीक है। Phenotype is a composite of an organism's observable characteristics or traits such as its morphology, development, biochemical और physiological properties, ठीक है। जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो रिसेसिव होते हैं, ठीक है। जो गैमीट्स यहाँ पर बन रहे हैं वो स्मॉल भी बन रहे हैं, ठीक है। जो गैमीट्स को देख के हम बोल सकते हैं जीनोटाइप है, और जो कलर फ्लावर है उसको हम बोल सकते हैं फिनोटाइप। जो हमको दिख सकता है, जो फिजिकली हमको दिख सकता है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं, और जो सेल्स में रहते हैं, जो गैमीट्स होते हैं, जो केमिकली ट्रेट्स होते हैं, डीएनए आरएनए होते हैं, उसे हम जीनोटाइप बोलते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है F1 एंड F2 जनरेशन। F1 जनरेशन का मतलब होता है जो पेरेंट जनरेशन होता है, फादर एंड मदर, यानी कि यहाँ पर फीमेल और मेल, ठीक है। यहाँ पर जो उनका ऑफस्प्रिंग हुआ है, इस ऑफस्प्रिंग को हम बोल सकते हैं F1 जो फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है। और इस ऑफस्प्रिंग से अगर जो दो बच्चे पैदा होंगे उनको हम बोलेंगे F2 जनरेशन, ठीक है। जो पेरेंटल जनरेशन ऊपर है वो अलग है और ये चाइल्ड का है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज F2, ठीक है। अब इनसे जो बच्चे होंगे उनको बोला जाएगा F3 जनरेशन, ठीक है। ये छोटी सी चीज़ें समझने के लिए लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अब हम चलेंगे थ्योरी पे, जो रूल्स हैं उसके। मेंडल ने क्या किया था? मेंडल वॉज अ पास्टर इन अ चर्च, ऑलराइट, और इनके चर्च के पास एक गार्डन था
गार्डन में पी प्लांट्स थे, मतलब कि उनके मटर के पौधे पाए जाते थे। और पी प्लांट्स को उन्होंने देखा कि इस पे जेनेटिक्स के बारे में वो ऑलरेडी पढ़ रहे थे, तो उन्होंने इस मटर के प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा जताई थी। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि इसमें ईजिली ग्रो करते हैं और इसमें वेरिएशन भी ईजिली आते हैं। ऑलराइट, 3-4 महीने में इसके नेक्स्ट जनरेशन रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंट जल्दी इसलिए रिजल्ट्स भी जल्दी बाहर आते हैं। लेकिन अगर ह्यूमंस में अगर हम करें तो या एनिमल्स में हम करें तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन देखने में उनकी पूरी लाइफ चली जाती थी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ये पीस को चूज़ किया। इसमें हम डिफरेंट ट्रेट्स भी देख सकते हैं, कोई ग्रीन कलर का है कोई पीस, कोई येलो कलर का होता है, कोई ब्राउन होता है, कोई रिंकल्ड होता है। तो किसी का पौधा छोटा होता है, ड्रॉफ होता है, या किसी का लंबा होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स हम आसानी से इसमें देख सकते हैं। ऑलराइट, तो इन्होंने क्या दिया, यहाँ पे मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस दिया था। ठीक है, अब इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है वही होता है जो हेरिडिटी का होता है। ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पास ऑन होती है, किस तरीके से जाता है उसे भी हम देखेंगे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट को हम पढ़ देंगे। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या किया था, एक मटर का पौधा लिया था। ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड का थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, इसलिए हम राइट साइड वाला पढ़ेंगे। मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है, ठीक है, मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है सिंगल क्रॉस करा देना। ठीक है, सिंगल और हाइब्रिड का मतलब होता है किसी चीज़ का क्रॉस करके नई जनरेशन बना देना। अब मोनो का मतलब यहाँ पर जो मतलब होगा वो ये होगा कि किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्रॉस करा देंगे। ठीक है, वो कैरेक्टर क्या था, हाइट। हाइट को देखते हुए सिर्फ हाइट को ही एक कैरेक्टर मान के इस एक्सपेरिमेंट को हम आगे पढ़ेंगे। एक प्लांट लिया जिसकी हाइट ज़्यादा थी और एक प्लांट लिया जिसकी हाइट कम थी, उस दोनों के बीच में उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया या फिर दोनों को नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस की। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कि जो टॉल प्लांट है उसको हमने डोमिनेंट है। ठीक है, और डोमिनेंट हमने समझ चुका है पहले, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं, शो करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। डॉफ का क्यों नहीं है डोमिनेंट? तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये लिखा था। ठीक है, ये जो कैपिटल टी है टॉल टी में और डॉफ प्लांट का स्मॉल टी है, ये ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने ये चीज़ लिखी थी। ठीक है, पहले एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें नॉमेनक्लेचर में किया था। ठीक है, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद ये सारी चीज़ों को उन्होंने टर्म दिया था। ठीक है, क्योंकि उन तो फिर टॉल प्लांट को उन्होंने कैपिटल टी में लिखा है, सो दैट इट इज़ अ डोमिनेंट ट्रेट, और डॉफ प्लांट में उन्होंने स्मॉल टी को लिखा है जिससे वो रिसेसिव ट्रेट था। ठीक है, अभी क्या होगा, जो टॉल प्लांट है, जो दोनों के दोनों गैमीट्स को हम कैपिटल टी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कैपिटल सी लिखेंगे वो कैसा होगा, वो हमेशा डोमिनेंट होगा, ये आप याद रखना, और स्मॉल टी वाला हमेशा रिसेसिव होगा। ऑलराइट, तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। इसका क्या मतलब होता है रिसेसिव एंड डोमिनेंट का? तो जो पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग होगा तो उसकी कोई भी एक सेल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक कैपिटल टी हम ले लेते हैं और एक यहाँ से एक स्मॉल टी को ले लेते हैं, एक दोनों को मिला के हम क्या बना देंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बन जाएगा। अब ये पहली जनरेशन हमारी आ चुकी है, F1 जनरेशन हाइट आ चुकी है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस टॉल। ठीक है, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी इनमें से कोई भी दो पौधों को उखाड़ को उसके बीच में फिर क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे, तब हम उसको बोलेंगे सेकेंड जनरेशन। इन दोनों को यहाँ पर देखिए, जो पौधा है वो कैसा आएगा, ये जो प्लांट है वो कैसा होगा, टी कैपिटल है और स्मॉल टी। अब कैपिटल टी का मतलब आपको पता है कि वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट है तो मतलब वो प्लांट भी कैसा होगा, टॉल होगा। ऑलराइट, और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है हेट्रोजाइगस और एक वर्ड होता है होमोजाइगस। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ टॉल है और वो टॉल है और उसके जीन्स दोनों के दोनों कैपिटल टी से बने हुए हैं तो उसे हम बोलेंगे होमोजाइगस। होमो मतलब एक जैसा, लेकिन टॉल है और उसके एक डोमिनेंट वाला हिस्सा है, दूसरा स्मॉल टी है,
दो अलग अलग तरीके के हैं तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस। तो उसके जाइगोट में दो तरह के ट्रेट्स हैं, इसलिए हम उसको कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आया है। जो पहली जनरेशन को जब हम क्रॉस पॉलिनेट करेंगे तो इन दोनों को मिलेंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी है। अब क्या होगा वो ये बहुत ज़रूरी है, उसको आप समझना। यहाँ पर तो दोनों में से कोई भी एक टी आएगा, कैपिटल टी होगा, यहाँ पर कोई भी स्मॉल टी होगा, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगे कि कैपिटल टी भी आ सकता है, स्मॉल टी भी आ सकता है। इसमें भी कैपिटल टी आ सकता है और इसमें से भी स्मॉल टी आ सकता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से कैसे भी क्रॉस हो सकते हैं। तो इसके जो जीरो टाइप्स होते हैं, जो पी टी और टी है उसको हॉरिजॉन्टली लिख देंगे और इस तरफ हम इसको वर्टिकली लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ कॉलम्स बना देंगे। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कैपिटल टी बनाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर दोनों मिलके क्या बनाएंगे, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी। यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको बोला है कैपिटल टी को होमोजाइगस टॉल, ये हेट्रोजाइगस टॉल होगा, ये भी हेट्रोजाइगस होगा, और ये होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक है, या स्मॉल, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है आपका कि ये तो जीनोटाइप हो गया, तो फिनोटाइपिक का रेशियो कैसे होगा और जीनोटाइप का रेशियो कैसे होगा। फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो टेबल आई है, इस टेबल को देख को आपको बताना है कि फिजिकल अपीयरेंस इसका क्या होगा। यहाँ पर तो 3 टॉल होंगे और एक क्या होगा, 1 ड्वार्फ होगा, ठीक है। तो 3:1 हो गया। ये जीनोटाइप के रेशियो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कैपिटल टी 1 है, एक कैपिटल और एक स्मॉल टी 2 होंगे और एक टी स्मॉल वाले 1 होंगे, ठीक है। ये 2 हैं और ये 1 है, तो ये जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1। ये तो हो गया मोनोहाइब्रिड। अब हम चलते हैं डाई हाइब्रिड की तरफ। मोनोहाइब्रिड में हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिया था, अब डाई में क्या लेते हैं, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, एक तो उसका कलर और उसका शेप या अपीयरेंस। यहाँ पर हमने लिया है राउंड एंड रिंकल, जो कि येलो कलर का है लेकिन राउंड है, बोलिए बिल्कुल अच्छा टोन्ड है, अच्छा फूला हुआ है, ठीक है। और एक बीज हमने लिया है रिंकल्ड लिया है और ग्रीन कलर का लिया है। यहाँ पर राउंड है और एक है रिंकल्ड, ओके, और एक येलो है और एक ग्रीन है। अब देखिए यहाँ पर जो होगा, इस दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो यहाँ पे दो बार नोमेनक्लेचर होगा, ठीक है। वाई से होगा राउंड, ठीक है, और स्माइल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे ग्रीन, ठीक है। तो वाई कैपिटल आर फॉर राउंड एंड कैपिटल आर फॉर राउंड होगा, ठीक है, और स्मॉल आर का रिंकल्ड होगा, और कैपिटल वाई जो होगा येलो और स्मॉल वाई का मतलब होगा ग्रीन, ठीक है। ये दोनों इस तरह से हम चारों का नोमेनक्लेचर हमने किया है। कैपिटल वाई कैपिटल आर इस दोनों को, इन दोनों को मिलाने पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल वाई यहाँ से एक होगा और यहाँ से एक कैपिटल आर आएगा, मतलब राउंड का आ गया, और कैपिटल आर येलो का आ गया कैपिटल वाई, सिंपल स्मॉल आर का रिंकल्ड आ गया और स्मॉल वाई आएगा आपका ग्रीन का, ठीक है। तो इस दोनों का जो मिलेगा, जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, जो फर्स्ट जनरेशन होगी, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर होगा, ठीक है। जो कैपिटल होते हैं वो हमेशा डोमिनेंट होते हैं, तो ये कैसे दिखेगा, कैपिटल वाई के लिए येलो दिखेगा, कैपिटल आर के लिए राउंड दिखेगा। तो जो फर्स्ट जनरेशन होगी ये येलो एंड राउंड ही होगी। अब ऐसे ही 2 पौधे हम उठाएंगे जो कि येलो और राउंड होंगे, ठीक है। जो बीज दे रहे थे, सीड्स दे रहे थे या पीस दे रहे थे, मटर के दाने दे रहे थे, उन दोनों को हमने क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया, यानी कि 2 ऐसे प्लांट लिए, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, सिमिलरली कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। इन दोनों को हमने क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है, तो यहाँ पर आप आ सकते कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई और कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ये सारी चारों पॉसिबिलिटी आएगी। सेम चीज़ यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी आएगी क्रॉस पॉलिनेशन में। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, इस दोनों कॉलम में मिलके क्या बनाएंगे, वो कैपिटल वाई और कैपिटल आर 2 बार आएंगे। सिमिलरली इस तरफ से कॉलम में
क्या आएगा और जो यहाँ से आएगा, ठीक है। कोई भी रैंडमली कॉम्बिनेशन यहाँ पर वर्टिकली जाओ और एक बार हॉरिजॉन्टली जाओ तो वैसे ही कॉम्बिनेशन वहाँ पर बनेगा। ऑलराइट, अब यहाँ पर जीनोटाइप एंड राउंड एंड येलो टाइप या ग्रीन एंड राउंड ये सारी चीज़ें होती है। नेक्स्ट वाले इमेज में आप देख सकते हैं। तो पहले से ही अगर हम शुरू करें तो आपको देखते बनेगा कि येलो एंड राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर रेशियो आ गया आपका 9, यानी कि येलो एंड राउंड का हो गया। रिंकल्ड एंड येलो का कितना हो गया 1 2 3, रिंकल्ड एंड येलो का रेशियो हो गया 9:3। नेक्स्ट हमको देखना है ग्रीन एंड राउंड कितने हैं 3, ग्रीन एंड राउंड 3 हो गया, और रिंकल एंड ग्रीन कितना है 1। तो ये आपका जीनोटाइपिक रेशियो हो गया 9:3:3:1। तो ये आपका फिनोटाइप रेशियो है डाई हाइब्रिड का। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट आपका है हाउ डू ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड। ठीक है, कैसे पेरेंट्स से बच्चों में ब्लड ग्रुप इनहेरिट होता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 4 तरीके के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी, एक होता है आपका ए बी और एक होता है ओ। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। अब या ए और बी जो होते हैं, जो कैपिटल और जो बी होता है, वो दोनों डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, और ओ जो होता है वो रिसेसिव होता है। ठीक है, रिसेसिव इन नेचर होता है। अब यहाँ पर ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि डोमिनेंट और रिसेसिव का क्या मतलब होता है। जिसका हमको इफेक्ट दिखता है वो डोमिनेंट है। ठीक है, अगर कोई भी एक पेरेंट जिसका ब्लड ग्रुप ए है और मेल का मान लेते हैं ए मान लेते हैं और फीमेल का मान लेते हैं ओ, ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, तो उनके बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ए प्लस ओ। इन दोनों में से डोमिनेंट कौन है, तो मैंने बताया कि ए और बी दोनों डोमिनेंट होते हैं। तो यहाँ पे ए डोमिनेंट है, ओ रिसेसिव है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होगा। बी और ओ में क्या होता है, बी डोमिनेंट है और ओ रिसेसिव है, तो बी होगा। अच्छा, अब क्या होगा, जब दोनों के दोनों डोमिनेंट अगर आ जाते हैं तो बच्चे का ब्लड ग्रुप हो जाता है ए बी। ओके, तब क्या होगा, जब दोनों का रिसेसिव आएगा तो ब्लड ग्रुप होगा ओ। ठीक है, जब दोनों ही रिसेसिव आते तो इस तरह से ब्लड ग्रुप इनहेरिटेड होते हैं। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसका मेल और फीमेल अगर बच्चा होता है वो किस पे डिपेंड करता है। जो मेल होता है उसमें होता है स्पर्म में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं, और लेकिन जो फीमेल में का जो एग होता है उसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स ही होता है। ठीक है, अगर मान लो फीमेल के अंदर जो एक्स ओवम है, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम्स है, और मेल के अंदर जा सकता है एक्स वाई। ठीक है, तो अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन होता है तो या तो स्पर्म वाई क्रोमोसोम से फर्टिलाइज करेगा या तो फिर वो एक्स स्पर्म से फर्टिलाइज करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो एग एक्स क्रोमोसोम्स है, जो फीमेल होता है, फीमेल इज डिटरमाइंड एज एक्स, और अगर मान लीजिए स्पर्म वाइस क्रोमोसोम्स वाला उस पर फर्टिलाइज कर रहा है तो बच्चे का क्रोमोसोम्स क्या होगा, एक्स वाई, यानी कि वो मेल होगा। दैट मीन्स कि जो बच्चे का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो एक्चुअली में मेल डिसाइड करता है। ठीक है, अगर बच्चा लड़की है तो यानी कि एक्स क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म एग के साथ मिल रहा है, फर्टिलाइज कर रहा है, तो इसलिए जो क्रोमोसोम्स है वो एक्स होगा। दैट मीन्स कि जो बच्चा है वो गर्ल होगी। और अगर मान लो वाई क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म एक्स वाले एग से फर्टिलाइज कर रहा है तो दैट मीन्स एक्स वाई क्रोमोसोम्स वाला बच्चा होगा, और एक्स वाई जिसमें क्रोमोसोम्स होता है वो मेल होता है। तो इसमें ये पता चलता है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसकी जो वो कौन डिसाइड करता है, मेल स्पर्म डिसाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्वायर्ड एंड इनहेरिट ट्रेट्स। इसमें कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो एक्वायर किए जाते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इनहेरिटेड होते हैं। जहाँ पर एग्जांपल से हम समझ लेंगे, शाहरुख खान का बेटा यहाँ पर शाहरुख खान के जैसा ही दिखता है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज द इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है,
यहाँ पर ये उसे ऐसी ट्रेट जो एक जनरेशन से दूसरे जन ऑटोमेटिकली जाती है थ्रू जीन्स इज कॉल्ड एज इनहेरिटेड ट्रेट्स। लेकिन ऐसी ट्रेट जो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में नहीं जा सकती है, जो बिल गेट्स के फादर है उनका दिमाग बिल के केस के जैसा नहीं था, क्योंकि बिल गेट्स का बच्चा है होगा वो उनका दिमाग बिल गेट के जैसा नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने और अपना ब्रेन इस्तेमाल किया है, तो उसे अपना ब्रेन की जो इंटेलिजेंस है उन्होंने एक्वायर किया है। कोई भी ऐसा ट्रेट जो खुद एक पर्टिकुलर जनरेशन अपने आप से सीखता है या डेवलप करता है, उसे एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं। जैसे बॉडी बिल्डिंग कि हर बॉडी बिल्डर का बेटा ज़रूरी नहीं है कि वो बॉडी बिल्डर बने। इस तरह के ट्रेड्स, इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक्वायर्ड ट्रेड्स बोलते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से आपका ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक था आपका एवोल्यूशन, जो एग्ज़ाम्स में नहीं आएंगे और सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो नेक्स्ट वाले इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही हम पढ़ेंगे, और अगर कोई डाउट है तो आप क्लासरूम में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।